हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि निको रोबिन टॉय बन जाती है और ऊसोप ट्रेबॉल के 3 टुकड़े कर देता है। अब आइए शुरू करते हैं। सबको लगता है कि ऊसोप ने ट्रेबॉल को हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेबॉल खड़ा होता है और वो ऊसोप की दिक्कतें बढ़ा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफ्लामिंगो, जहां पर उसे पता पड़ता है कि फर्स्ट फ्लोर में कोई उसके जैसा दिखने वाला इंसान है। जिसके बाद डोफ्लामिंगो बोलता है कि क्या तुमने कोई ऐसा इंसान देखा है जो मेरी तरह दिखता हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काइरोस, जो किंग रिकू की तरफ देखता है और फिर हमें काइरोस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसकी मुलाकात किंग रिकू से होती है। दोस्तों, काइरोस 15 साल का होता है और उसे किंग रिकू की आर्मी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपने हाथ में एक डंडा ले रखा होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। वो बड़ा ही ताकतवर होता है और वो बहुत आराम से उनके सोल्जर्स को मसल रहा होता है। लेकिन अब किंग रिकू खुद मैदान में आते हैं, जिसके बाद जो काइरोस होता है वो अपना एक शॉट किंग रिकू की खोपड़ी में रख देता है। किंग रिकू उसके ऊपर पलट के वार नहीं करते हैं। वो बस उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे बदमाशों से अकेले ही लड़ाई करी थी, उनमें से आधे से ज्यादा को तुमने घायल कर दिया था और 2 को तुमने जान से भी मार दिया था। काइरोस बोलता है कि हाँ, मैंने उन्हें जान से मार दिया था क्योंकि उन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था। तुम कुछ भी बोलो किंग रिकू, लेकिन तुम एक रॉयल आदमी हो, तुम मेरी परेशानियों को नहीं समझ सकते हो। जिसके बाद किंग रिकू उससे बोलता है कि क्या तुम एक बीस्ट हो, और वो उसे क्लोजियम में ले जाता है। जब क्लोजियम में काइरोस जाता है तो लोग उसको खूनी बुला रहे होते हैं, लेकिन काइरोस बहुत टैलेंटेड होता है और वो बहुत आराम से एक ग्लैडिएटर को मसल देता है। इसके बाद काइरोस को कैद कर दिया जाता है, ऐसा उसको लग रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि किंग रिकू को बुलाओ, किंग रिकू को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तो किंग रिकू वहां पर आता है। काइरोस बोलता है कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो या फिर तुम मुझे लटकाना चाहते हो, तो ये काम जल्दी कर दो। किंग रिकू बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। मैं तुम्हें एक ग्लैडिएटर बनाना चाहता हूं, या फिर मैं ये बोलूं कि क्या तुम एक ग्लैडिएटर बनना चाहते हो? अगर तुम 100 मैच जीत जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पाओगे, अपना माइंड अपने कंट्रोल में कर पाओगे और तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अब काइरोस लड़ना शुरू करता है, लेकिन फिर भी लोग उसे खूनी बुला रहे होते हैं। वो और मेहनत करता है, लड़ाइयाँ करता है दबा के, और दोस्तों अब लोग उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काइरोस क्या होता है कि जब वो बाहर निकलता है क्लोजियम से, तो उसको अभी भी दुख हो रहा होता है कि मेरी जॉब कुछ इस तरीके से है कि मुझे अभी भी लोगों को मारना है, तो उसको बुरा लग रहा होता है। तो किंग रिकू क्या करता है, वो खुद क्लोजियम में उतरता है रिक्की नाम से, और वो बैटल करता है काइरोस के साथ। लेकिन काइरोस किंग रिकू को हरा देता है, जिसके बाद किंग रिकू काइरोस को अपनी आर्मी का कमांडर बना देता है। जिसके बाद लोग उसे सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन जो किंग रिकू की बेटी होती है, जिसका नाम होता है स्कारलेट, वो उसे अभी भी खूनी बुला रही होती है और बुरा भला बोल रही होती है। लेकिन काइरोस उससे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। एक दिन ड्रेस रोजा के ऊपर कुछ पायरेट्स हमला कर देते हैं और वो स्कारलेट को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन काइरोस जाता है और वो स्कारलेट को बचा लेता है। जिसके बाद स्कारलेट हो जाती है काइरोस पे लट्टू। काइरोस जाता है किंग रिकू से बात करने के लिए, लेकिन किंग रिकू बोलता है कि तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, तुम अच्छे ओहदे पे भी हो, लेकिन दुनिया ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद दोस्तों जो किंग रिकू होता है वो करता क्या है कि अपनी बेटी को मरा हुआ घोषित कर देता है, और काइरोस और स्कारलेट गांव के एक कोने में जाके रहना शुरू कर देते हैं, जहां पर उन्हें कोई भी नहीं जानता है और वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। फिर जन्म लेती है रेबेका और उनका परिवार बहुत बढ़िया होता है।
लेकिन अब वो रात आती है जिस दिन ड्रेसरोसा के ऊपर डोफ्लामिंगो ने हमला किया होता है। काइरोस की नज़र पड़ती है सिटी में और सिटी में लग रखी होती है भीषण आग, जिसके बाद वो स्कारलेट से बोलता है कि सुनो, मैं जा रहा हूँ रॉयल प्लेस में, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगर तुम्हें ज़रा सा भी खतरा महसूस हो तो रेड फ्लावर फील्ड में मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अब काइरोस सिटी की तरफ निकल जाता है और वो सीधा रॉयल प्लेस में पहुंच जाता है। गेट खुलता है तो उसके सामने वॉयलेट खड़ी होती है। वॉयलेट बोलती है, काइरोस घबराने की कोई बात नहीं है, पापा जी ठीक हैं। तभी मोनेट बोलती है कि नए राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं काइरोस। अब काइरोस को मोनेट ऊपर ले जाती है जहां पर उसकी नजर पड़ती है सुगर के ऊपर। तो डोफ्लामिंगो के कुछ साथी फटाक से उसके पैर में सी स्टोन की जंजीरें डाल देते हैं, जिसके बाद डोफ्लामिंगो उसके सामने आता है और वो बोलता है, काइरोस मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम क्लोजियम के सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर हो, तो तुम मेरी टीम में क्यों नहीं आ जाते हो? वैसे भी मैं रॉयल फैमिली को मारने वाला हूं, तुम्हारे बीवी और बच्चों के पीछे भी मैंने अपना साथी भेज दिया है। और अब डोफ्लामिंगो किंग रिकू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी काइरोस अपना एक पैर काट देता है और वो डोफ्लामिंगो की गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन तभी सुगर उसको टॉय में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके काइरोस किंग रिकू को बचा लेता है, लेकिन किंग रिकू अब उसके बारे में भूल जाता है। इसके बाद वो रेड फ्लावर फील्ड की तरफ निकल जाता है जैसा उसने अपनी बीवी से वादा किया होता है, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो स्कारलेट को गोली लगती है और वो गोली मारी होती है डियामांटे ने। काइरोस भाग के जाता है अपनी बीवी के पास, लेकिन स्कारलेट अब काइरोस को भूल चुकी होती है। वो बोलती है कि तुम कौन हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन रेड फ्लावर फील्ड में मेरी बेटी है और वो भूखी है, क्या तुम ये खाना उसे दे दोगे? और इसके बाद काइरोस बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ पर काइरोस की बैक स्टोरी ख़त्म होती है और अब हमें दिखाया जाता है जो ग्लैडियस होता है वो लूफी लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोजियम, जहाँ पर बर्गस ने सबकी हालत खराब कर रखी होती है। वो पूरे क्लोजियम को ही हिला के रख देता है, या फिर मैं ये बोलूं कि वो क्लोजियम को तोड़ रहा होता है। इधर जो डियामांटे होता है वो रेबेका से बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था। इधर डेलिंगर और नेवी ने मिलकर फ्रैंकी की हालत खराब कर दी होती है और अब सबकी निगाहें टिकी होती हैं ऊसोप के ऊपर कि ऊसोप ही कुछ चमत्कार कर सकता है और वो टॉयज को बचा सकता है। लेकिन ट्रेबॉल ऊसोप की हालत खराब कर देता है, उसे एकदम अधमरा सा कर देता है। इसके बाद सुगर क्या करती है, वो टोंटाटा का बनाया हुआ अंगूर उठाती है और वो ऊसोप के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद ऊसोप बहुत अजीब सा मुंह बनाता है और अपने मुंह से आग फेंक रहा होता है, जिसके बाद ऊसोप और सुगर एक साथ नॉकआउट हो जाते हैं। सुगर के नॉकआउट होते ही जितने भी टॉय होते हैं वो सब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, ट्रेबॉल फोन करता है डोफ्लामिंगो के पास और उसे बताता है कि सुगर नॉकआउट हो चुकी है और जितने भी टॉय हैं अब वो ह्यूमन फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं। जिसके बाद डोफ्लामिंगो का दिमाग खराब होता है, उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने शेर, बंदर, गोरिल्ला, सांप, इन सब को टॉय बना दिया होता है। तो अब क्या होता है, डोफ्लामिंगो के जो साथी होते हैं उन्होंने अत्याचार किया होता है टॉयज के ऊपर। तो अब जो टॉयज ह्यूमन बने होते हैं अब वो डोफ्लामिंगो के ऊपर मतलब साथियों के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊसोप जो कि नॉकआउट हो चुका होता है और एकदम ढीला पड़ जाता है, जिसके बाद टोंटाटा वालों को लगता है कि ऊसोप मर गया है तो वो लोग रोने लगते हैं, लेकिन तभी ऊसोप बोलता है कि मैं मरा नहीं हूं, तो सब लोग खुश हो जाते हैं।
एक एक करके सारे टॉय अपनी ह्यूमन फॉर्म पा रहे होते हैं तो बेस्टाइल बोलता है कि ईसो ये क्या हो रहा है। फुजीतोरा बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये कंट्री उससे ज्यादा डार्क है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साय और बू ये एक्शन में आ जाते हैं, हजरुद्दीन भी एक्शन में आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रेबेका, जिसको अब याद आता है कि मेरी बस मम्मी ही नहीं थी, मेरे पापा भी थे। और एंड में जो सबसे पहला टॉय बना था वो ही सबसे एंड में अपनी ह्यूमन फॉर्म पाता है। काइरोस अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो सीधा डोफ्लामिंगो के ऊपर हमला कर देता है और उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है। डोफ्लामिंगो की मुंडी जैसे ही धड़ से अलग होती है सबके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पलक झपकते ही हमारे मास्टर की मुंडी धड़ से अलग हो गई, सबके तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रेबेका, जिसे सब कुछ याद आ जाता है और अब साबो बोलता है कि इस मैच को खत्म किया जाए। वो अपने हाथ में हाकी चढ़ाता है और सबसे पहला वो अटैक यूज करता है ड्रैगन क्लॉ फीस्ट, जिससे वो करता क्या है कि प्लेटफॉर्म में दरारें ला देता है। और फिर वो एक नेक्स्ट अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन ब्रीद, और वो पूरे प्लेटफॉर्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, मतलब ज्यादा छोटे नहीं, जिससे सब कुछ तितर बितर हो जाता है। बर्गस, डियामांटे ये सब पानी में आ जाते हैं और अब वो फाइटिंग फिश बाहर निकलती है जिसके पास एस का डेविल फ्रूट होता है। साबो फटाक से उसके ऊपर चढ़ता है, फ्रूट को बाहर निकालता है और ज्यादा देरी नहीं करता है और वो एस का फ्रूट खा लेता है, जिसके बाद उसके हाथ में आग लगती है और वो अपने भाई को महसूस करता है। साबो फ्लेयर फ्रूट से अपना पहला अटैक यूज करता है और वो अटैक होता है फायर फीस्ट। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ क्लोजियम का बेस तक तोड़ डालता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रेबॉल, जो कि ऊसोप और टोंटाटा वालों पर हमला करने की सोच रहा होता है। निको रोबिन टोंटाटा वालों से बोलती है कि तुम ऊसोप को यहां से ले जाओ, मैं इसे देखती हूं। अब ट्रेबॉल का सामना हो जाता है निको रोबिन से और निको रोबिन बहुत आराम से रोक देती है ट्रेबॉल को, जिसके बाद हजरुद्दीन बोलता है कि कुछ देर के लिए ये इंसान मुझे दे दो। हजरुद्दीन ऊसोप की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, तुमने हमें बचाने के लिए बहुत तगड़ा हमला अपने ऊपर ले लिया है। जिसके बाद वो सबसे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग बहुत पहले से टॉय बने हुए हो और यहाँ पर काम कर रहे हो। वो ऊसोप को देख के बोलता है कि अगर तुम ना होते तो हम लोग इनके बंधुआ मजदूर बन जाते और जिंदगी भर यहीं पर काम करते रहते। इसके बाद वो बोलता है कि वॉरियर्स, इस इंसान की तरफ ध्यान से देखो, ये वो इंसान है जिसने इस स्पेल को तोड़ा है। अब सब लोग ऊसोप का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। साबो ने क्लोजियम का बेस तोड़ दिया होता है, जिस वजह से एक रोशनी निकल रही होती है और वो रोशनी इतनी प्यारी होती है और वो ऊसोप के ऊपर पड़ रही होती है, जिसके बाद लोगों को लगता है कि ऊसोप भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। तो अब लोग उसे गॉड ऊसोप बुलाने लगते हैं। ऊसोप की हालत नहीं होती है कि वो कुछ बोल पाए, तो वो बोलता है कि हजरुद्दीन मुझे नीचे रख दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सबको लगता है कि वो बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा, तो सब लोग उसे फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऊसोप बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना है तो मेरे पीछे ये फैक्ट्री है, तुम इसे तबाह क्यों नहीं कर देते हो। और सब लोग तैयार हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।